हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस ये हम जो कराने जा रहे हैं इस वीडियो में जीव विज्ञान, ये हमारा बीपीसी पूर्वावलोकन घटना चक्र का बीपीसी का पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये फ्रेंड्स मैंने इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री करा चुका हूँ, जो कि आप वीडियो में अब जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मेरा डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा है जो वो मिस ना हो सके आपसे। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीपीएससी के जितने भी हमारे ज्योग्राफी, पॉलिटी हुए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और हमारे बिहार के जितने भी बिहार की हिस्ट्री हो गया, बिहार ज्योग्राफी हो गया, वो सब मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ हूँ। तो आप जाकर वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वो सभी भी हमारे बीपीसी टीआरई 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि वो सभी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जाकर सभी वीडियो को मैंने देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। बताना है द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। और ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, यह चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इंग्लैंड के थे चार्ल्स डार्विन। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरा, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो टू का आंसर हमारा बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज और समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है, बताना है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है। तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। इसमें से एक से अधिक और इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन जो है हमारा ये एंटीबायोटिक है, और सल्फर डाइजीन जो है हमारा ये भी एंटीबायोटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन और सल्फर डाइजीन हो जाएगा, सल्फर डाइजीन हो जाएगा। आंसर हमारा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से बताना है। तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, चावल हो जाएगा। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं, जौ, मक्का, चावल में, तो चावल हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है। फाइव का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है एक, जो कि कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र कहा जाता है एवं भूमि की आंत कहा जाता है। और केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो इसलिए कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान हमारा कीट संवर्धन है। और केंचुआ जो है वह किसानों का मित्र भी उसे बोलते हैं, केंचुआ को। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है हमारा इनमें से किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता और विचरण का क्या है, एक अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका इसका है अध्ययन, तो अनुवांशिकता और विचरण का। अनुवांशिकता है
जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स जो हो जाएगा वो अध्ययन किसका हो जाएगा? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स, पराध्वनि तरंगे हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसमें से बताना कौन सा एक सच्चा फल हमारा नहीं है फ्रेंड्स। तो 8 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, सेब हो जाएगा, जो कि सच्चा फल नहीं है, क्योंकि जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसा फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे उदाहरण में सेब हो गया, काजू हो गया और नाशपाती हो गया। तो क्यों सेब और नाशपाती जो हो गया ये हमारे क्या होते हैं? तो असत्य फल माना जाता है, इसको सच्चा फल नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, अनावृत बीजी, जो कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं पौधे। और आगे मेरा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो एक ये फूल की कली से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से होता है, क्योंकि लौंग जो है क्लोव्स, बंद कलियां एवं पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। और लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है। क्या है? साइजीजियम एरोमेटिकम है किसका? तो लौंग का एक हमारा ये वानस्पतिक नाम है साइजीजियम एरोमेटिकम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फूल की कली जो है हमारा लौंग का एक मसाला जो है, लौंग के हम लोग जो भाग खाते हैं वो फूल को खाते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, अदरक तन्ना है जड़ नहीं क्योंकि? यह 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तन्ना है जड़ नहीं क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि नोड जो है एवं इंटरनोड जो है का उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में यह संरचनाएं पाई जाती हैं, अंततः यह कहा जा सकता है कि अदरक तन्ना है जड़ नहीं। क्वेश्चन है, परागन की सुपरिभाषा है क्या है? तो 13 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। क्या है? तो पराग कण। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कली है एक। तो पादप कली फ्रेंड्स क्या है हमारा? एक तो पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली जो है क्या है? भ्रूणीय टहनी है। और इसका वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे जो नमक युक्ति मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं इसको? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर हमारा हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? डी हो जाएगा, लवणो मृदो विद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण मृदो
तो विद हो जाएगा। लवण लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो लवण मृदोविद हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क में काम होता है ईईजी। और ईसीजी का जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो हमारा क्या होता है, तो चेस्ट में होता है, उसका चेस्ट का होता है, याद रखिएगा। चेस्ट का पूछेगा, ईसीजी पूछेगा तो चेस्ट हो जाएगा, और ईईजी पूछेगा तो हमारा मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण जो है या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है, और इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पे आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, डीएनए की खोज जो है किसने की थी, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक भी नहीं और उपयुक्त में से एक से तो हमारा इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और एक हो जाएगा हमारा हरगोविंद खुराना बोल रहे हैं हमारा जेम्स, इसमें जेम्स वाट भी होगा जो कि दिया, हाँ जेम्स वाटसन हो जाएगा, और हमारा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये तो दिया हुआ है डाटा में हमारा एक से अधिक हो जाएगा, बट इसका जो आंसर हमारा है ट्रू मतलब कि ट्रूली जो होगा हमारा सबसे सटीक आंसर होगा वो फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे वो किए थे। कौन किए थे, तो फ्रेडरिक बता रहे हैं, फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे, फ्रेडरिक मिक्सचर जो कि 1869 में किए थे, और वो कहाँ के थे, तो वो स्विस रसायन शास्त्री के थे, जो कि ये फ्रेडरिक न्यूक्लियन कहा था इसे डीएनए की खोज ये किया था वो फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे वो 1869 में किए थे इसके खोज। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस फ्रिक दिया हुआ आंसर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है, तो बीपीएससी ने तो माना है ही, बट ये भी इसका आंसर होगा, सटीक आंसर फ्रेडरिक मिक्सचर होगा 1869 में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको स्टार्ट करके इसको कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, जो कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जो हमारा ये होता है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 25 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, लाइसोसोम।
आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डुबे द्वारा की गई थी। यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, रक्तताल्पता होता है। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो रक्तताल्पता होता है। 26 का ई हो जाएगा। और ये शरीर में लौह की कमी से रक्तताल्पता एनीमिया हो जाता है। और लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लौह की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना होता है ये बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अगर 98.6 फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो। और हमारा ऐसे रहे तो 37 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। और 310 केल्विन हो जाएगा। याद रखिएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, पिनियल को कहा जाता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो पिनियल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं क्या? तो वे हमारे कार्टिलेज हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं कार्टिलेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो वे क्या है? तो शैवाल और कवक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है कब? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। क्या है? मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। क्वेश्चन है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है कौन है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है तो लिम्फोसाइट है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कौन सा हमारा कथन जो है वह गलत है। तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यही गलत है हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा कथन है हमारा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है ल्यूकोमिया एक कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। जो कि ल्यूकीमिया जो है वह रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं WCS की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि WC जो है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा, हमारा ल्यूकीमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो कि हमारे श्वेत रक्त कणिका जो है उससे हमारा अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो श्वेत रक्त कणिका। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती हैं? तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि हमारा फेफड़ा हो जाएगा, नाक हो जाएगा और अग्नाशय हो जाएगा।
ये नाक भी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती हैं? तो नाक, फेफड़ा, अग्नाशय और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं। हमारे उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारा उपकरण उत्तक जो है एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। तो इसको एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। याद रखिएगा, एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं इसको, उपकरण उत्तक को। अगला क्वेश्चन हमारा, आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंत हो जाएगा। आंत को प्रभावित करता है आंत ज्वर। आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को करता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। टाइफाइड हैजा जो है वो हमारा आंत को प्रभावित करता है, और टीबी, प्लेग, निमोनिया जो है वो हमारे फेफड़ा को करता है। टिटेनस कोड वो हमारे तंत्रिका तंत्र को करता है प्रभावित, और डिप्थीरिया, काली खांसी ये हमारे श्वास नली को करता है। तो याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर याद हो तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हमारा 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। इसमें से बताना है कि संवहनी पौधा जो है हमारा कौन सा है? तो फर्न है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और फर्न एक क्या है? संवहनी पौधा है। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। अपुष्पक संवहनीय पौधा है, जो कि संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? संवहनी पौधे फर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरो गाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो स्पाइरो गाइरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये बताना है फ्रेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरा शैवाल हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में क्या नहीं है, सी हो जाएगा आंसर हमारा, हरा शैवाल हो जाएगा। स्पाइरो गाइरा जो है हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। स्पाइरो गाइरा जो है अपना स्वयं भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है डैश। तो बताना है कि शैवाल का उदाहरण जो है वह डायटम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। शैवाल का उदाहरण क्या है? एक डायटम है। डायटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। डायटम जो है एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायटम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा है। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 हो जाएगा। हमारा माइकोजीरियल फंगी हो जाएगा और ब्लू ग्रीन शैवाल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से
किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा अदरक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अदरक। और ये अदरक जो है, अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित संग्रह करते हैं। इस अदरक, आलू, शकरकंद ये सब हमारे तने में आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है कितना लगभग पानी होता है, ये बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो बताना है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। तो ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये सभी होते हैं मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अक्षय के कारण से। ये धूप से जलना, सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर और त्वचा का मुरझाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन है करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? ये करकुमा लौंग जो है ये मसाले का वैज्ञानिक नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? आंसर हमारा सी हो जाएगा, हल्दी का हो जाएगा। हल्दी का ये वैज्ञानिक नाम है करकुमा लोंगा। करकुमा लोंगा जो है हल्दी का एक वैज्ञानिक नाम है, जो कि जीरा का वैज्ञानिक नाम क्यूमिन साइमिनम है। और लौंग का क्लोव का वैज्ञानिक नाम सीजिगियम एरोमेटिकम है। तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम हमारा कोरिएंड्रस साइटाइवम है। क्या है इसका? धनिया का कोरिएंड्रम सटाइवम है। आंसर हमारा हो जाएगा हल्दी जो है करकुमा लोंगा हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन है वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा आंसर। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 50% होती है। वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में कुल 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या 106 होती है, जो कि सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50% होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा 50%। क्वेश्चन है प्लेगरा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताना है फ्रेंड्स कि प्लेगरा जो है किस विटामिन कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है, जो कि प्लेगरा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। और प्लेगरा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लेगरा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग जो है, प्लेगरा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B3 हो जाएगा। B3 का नियासिन होता है नेम। और क्वेश्चन है अगला कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कोबालामीन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। B12 को कोबालामीन बोलते हैं। B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन होता है। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। B12 जो है हमारे डेयरी उत्पाद में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मांस, अंडा ये सब में हमारा B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा है? तो विटामिन के जो है हमारा रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है। और विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन की रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन बोल रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, हमारा विटामिन के ही है जो कि हमारा रक्त को थक्का बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हमारा विटामिन के हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिबिंब प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर अस्त्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने के कारण डर बना रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा 53 का? आंसर हमारा ये हो जाएगा विटामिन D2 को बोलते हैं। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं विटामिन D2 को। 52 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन D2। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये किस में होता है फ्रेंड्स? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है ये हमारा यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल है, और जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर। ये सभी में सबसे ज़्यादा हमारा विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा ऐसे कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा गाजर हो जाएगा आंसर हमारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा हमारा? यकृत होगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होते ही यकृत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। टेकोफेरल बेरी ये गलत है। रेटिनॉल जीरोफ्थेलिमिया हो जाएगा, ये सही है हमारा। टेकोफेरल बेरी ये गलत हो जाएगा। साइनोकोबालमिन रक्ताल्पता, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेटस, तो ये हमारा सभी सही है, ये भी डी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। टेकोफेरल जो है गलत है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफैप्थिलिया रोग होता है, और साइनोकोबालमिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कैल्सोफिरॉल D3 तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल D3 की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। और बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टेकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। तो याद है फ्रेंड्स हमारा बेरी विटामिन B1 तथा थायमिन की कमी से होता है, और न कि टेकोफेरॉल की कमी से होता है। तो ये जो है हमारा बेरी जो है B1 की कमी से होता है, याद रखिएगा। टेकोफेरॉल की कमी से नहीं होता है, इससे होता है तो B1 की कमी से होता है हमारा बेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस युग में से सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी में जो है कॉड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, और गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है, और अल्फा अल्फा विटामिन के पाया जाता है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा B12 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो हमारा B12 होता है। इसलिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालमिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की हमारी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? B12 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 5 से 6 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा हमारा एंटीबायोटिक नहीं है। तो हमारा ऑक्सीटोसिन जो है हमारा एक एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी सब है एरिथ्रोमाइसिन है, हमारा पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, कितने दिन का होता है हेपेटाइटिस बी का? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 60 का आंसर बी हो जाएगा, 30 से 180 दिन होता है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल। संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो कि विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा यह फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 से 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो कैसे होता है निःश्वासन के समय डायफ्राम? तो हमारा ये होता है गुंबदाकार हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और शुद्ध अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह क्रिया 2 भागों में पूरी होती है और एक निःश्वासन होता है, जो कि निःश्वासन जो है इसकी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी समान स्थिति में आ जाते हैं। बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वासन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा गुंबदाकार हो जाएगा। निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 62 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है SA2 वो वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, गैम्बूसिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बूसिया। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा।
क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है हमारा 64 का आंसर हमारा हो जाएगा सी होता है स्कॉर्बी, क्योंकि हमारे विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन ए जो होते हैं फ्रेंड्स, हमारे विटामिन ए जो होते हैं हमारे बी सी को छोड़ के, और ए डी ई के जो होते हैं ये हमारे वसा में फैट में घुलनशील होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ई डी ई के होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं या फैट में ए डी ई के। और केवल बी सी होता है जो कि वो पानी में हमारे घुलने वाला ये होता है विटामिन। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। 65 का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुँचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्वेश्चन है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आरएच कारक हो जाएगा, आरएच फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारा रक्त आधान जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक भी संगत होना आवश्यक है। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। याद रखिएगा किस बंदर? तो रीसस बंदर के रक्त में की थी। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन जन है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 67 का? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, इसको लिख लीजिए, केंचुआ हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमारे केंचुआ में जो होता है वो लाल रक्त नहीं होता है। केंचुआ में हमारे लाल रक्त जो होता है वह नहीं होता है, याद रखिएगा, लाल रक्त नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है बताना है हमारा। तो स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है और धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। और सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है बताना है। तो 1200 सीसी होता है। कितना होता है? 1200 सीसी होता है, क्योंकि वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुवांशिकी। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो अनुवांशिकी को। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है इंसुलिन एक है। तो इंसुलिन हमारा क्या है? एक तो प्रोटीन है। याद रखिएगा इंसुलिन जो है हमारा क्या है? एक प्रोटीन है। 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है हमारा वो पेंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, जो कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है और यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आंसर हमारा क्या था फ्रेंड्स? आंसर हमारा था कि इंसुलिन है एक तो क्या है? प्रोटीन है।
तो ये इंसुलिन जो है पिंकिया अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसमें से बताना है 72 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इंसुलिन हमारा क्या हो जाएगा, या हमारा इंसुलिन जो होता है हमारा फ्रेंड्स वो हमारा एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है हमारा महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है बताना है। तो महिला सेक्स हार्मोन जो है हमारा एस्ट्रोजन है। कौन सा है, एस्ट्रोजन है, जो कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है और प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियां और गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। तो एस्ट्रोजन जो है हमारा वो महिला सेक्स हार्मोन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो थायरॉक्सिन में मिली होती है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आंसर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ से होती है, तो मस्तिष्क में होती है, जो कि ये पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाएगा तो हमारा यही होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन हमारा एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो हमारा पेनिसिलिन जो है हमारा एक एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुओं जन्य बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है और प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे कवकों से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, पेनिसिलिन जो है वो हमारा किसे प्राप्त किया जाता है, तो कवकों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है, MRI में किसका उपयोग नहीं होता। इसमें से बताना है MRI में किसका उपयोग नहीं होता, ये बताना है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से तो हमारा इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे ये सभी होते हैं इनमें हमारे MRI में। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा MRI का फुल फॉर्म होता है, M का होता है मैग्नेटिक हमारा होता है, उसके बाद से रेजोनेंस होता है और इमेजिंग होता है। तो याद रखिएगा हमारा MRI का फुल फॉर्म रहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जो कि ये हमारा अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है और इसमें इसे चुंबकीय अनुनाद MRT भी कहते हैं। टोमोग्राफी एक्स किरण एवं गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के इसमें होते हैं हमारे, और इन दोनों में किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों में तकनीक में इसका प्रयोग हमारा मीन्स कि हमारा MRI और MRI अलग होता है, हमारा MRI हो गया। तो हमारा जैसे में होता है कि तो इसका दोनों में काम होता है, हमारा दोनों में काम आता है, लेकिन हमारा जो है अल्ट्रासाउंड और MRI जो बोल रहे थे फ्रेंड्स, उसमें हमारा ये कौन कौन से किरण नहीं होते हैं, तो एक्स और गामा किरण नहीं होते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो इसमें मैग्नेटिक ये जो है हमारा MRI होते हैं, इसमें हमारे मैग्नेटिक गामा किरण और हमारा अल्फा किरण या एक्स किरण ये नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय और रेडियो तरंगे एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से ई हो जाएगा।
क्वेश्चन हमारा अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन हमारा किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से निकाला जाता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, मृदा से करते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा मृदा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नामक एक कोशिकांग है। जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद तो 82 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे में यहाँ पे देख रहे हैं ना, C6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश पर्णहरित, और फिर C6H12O6 फिर प्लस C6H2O प्लस 6O2। ये हमारा इसका ये क्या है? तो बाई प्रोडक्ट क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद हमारा O2 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सौर ऊर्जा ATI में बदलती है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 83 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा ATI में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है भ्रूण किस में मिलता है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण जो है हमारा वह मिलता है बीज में मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है और अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बीज हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? इसमें से बताना है कौन सा हमारा प्रतिजैविक औषधि हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो हमारे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कैलोरोमफेनिकॉल हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, और सल्फा गुआनिडीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ई सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लोरोम्फेनिकॉल हो जाएगा और सल्फा गुआनिडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बी और सी जो हैं हमारे ये प्रतिजैविक औषधि हैं। तो जैसे मैंने ये दिया है क्लोरोरैम्फेनिकॉल और एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुओं एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक क्लोरोम्फेनिकॉल और सल्फा गुआनिडीन, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जल जन्य रोगों के हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा ये जल जन्य रोगों के ये संक्रमण है, जो कि टाइफाइड तथा कॉलरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण
सल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लॉटिक्सन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत होता है। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है और एफ्लाटॉक्सिन जो है नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेंसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यकृत हो जाएगा, 88 का आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो बताना है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में तितली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो पता चल गया एक तो हमारा हो गया तितली और एक हो गया हमारा प्लीहा। तो हमारा तितली और ये प्लीहा जो है हमारा यकृत नहीं है फ्रेंड्स, हमारा यकृत नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा तितली प्लीहा, जो कि तितली दिया है या तितली को ही या प्लीहा हम बोलते हैं स्प्लीन, और थाइमस ग्रंथि हो जाएगा, अस्थिमज्जा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा और तितली हो जाएगा। जो कि लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीरों में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि हमारा अस्थिमज्जा हो जाएगा और तितली हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा तितली हो जाएगा और अस्थिमज्जा हो जाएगा। आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है ऑन्कोजीन संबंधित है। तो ऑन्कोजीन जो संबंधित है हमारा वो कर्क रोग से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो एंजाइम लाइपेज जो है हमारा वो अग्नाशय का स्रोत है। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो अग्नाशय का। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं और लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। बताना है 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो रक्त के संचलन में मदद करता है हमारा वो हो जाएगा हमारा एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। तो एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, क्योंकि रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स जो है द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन से निर्मित होती हैं जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती हैं। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक कुल WBC 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीरों में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है और एरिथ्रोसाइट रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे एरिथ्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, जो कि हमारा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है हमारा, कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, क्योंकि पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है, जो कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। तो कैल्शियम जो है वो नहीं है घटक इसका।
अगला क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीसीजी का जो होता है वो हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ई नहीं होगा, हमारा ये जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। क्योंकि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। इसमें से एक नहीं है, क्षय रोग हमारा, और टीबी भी होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। टीबी भी हमारा हो जाता है, इसको स्टार करके लिख लीजिए। टीबी भी हो जाता है जो कि हमारा रोकथाम के लिए, बीसीजी के रोकथाम के लिए हम लोग मतलब बीसीजी वैक्सीन जो है इसी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग और टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो बताना है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन से हैं? तो 95 कैंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, एक से अधिक, और उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो हमारा जो है 32 हो जाएगा। फास्फोरस 32 भी उपयोग करते हैं और कोबाल्ट 60 का भी उपयोग करते हैं। तो आंसर हमारा एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, आयनीय विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीय विकिरण हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है हमारा है वो ताप को नियंत्रित करता है। 98 का हमारा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन करता है? तो थैलेमस हो जाएगा। और 99 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा थैलेमस नहीं होगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसका 99 का आंसर हमारा हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, उसमें केवल थैलेमस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है लैंगिक जनन से अनुवांशिक का विचरण कैसे होता है? बताना है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, और क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण सफलिंग से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, आर्थर कोनरबर्ग हो जाएगा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कोनरबर्ग हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, आर्विड कार्लसन हो जाएगा, आर्विड कार्लसन। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। 14 नवंबर को हम लोग डायबिटीज़ दिवस के रूप में जानते हैं, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा ये तीन डेट हैं, सॉरी 3 दिवस हैं जो कि हमारे 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस, और 14 नवंबर हमारा विश्व मधुमेह दिवस। क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है हमारा, तो सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो होते हैं हमारे वो प्रोटीन होते हैं। आंसर हमारा ये हो जाएगा, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा प्रोटीन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विषाणु वायरस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो विषाणु वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो 107 का 107 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा, जो कि ये आह्वान किसके लिए है? तो हमारा HIV एड्स के लिए है। और इसका आह्वान की शुरुआत जो हुई थी वो 2003 में हुई थी, याद रखिएगा। आह्वान की शुरुआत जो हुई थी भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत 2003 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब 108 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि इसमें अभी नहीं दिया है। आंसर हमारा यहाँ है, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, जो कि बता देते हैं, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब निम्न स्थितियां एक साथ मौजूद हो: नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। तो किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था हृदय प्रत्यारोपण। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ल्यूवन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवन हॉक ने की थी। एंटोनो वैन ल्यूवन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु की पहचान की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो 1 से 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। क्वेश्चन है, मैं बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है हमारा, तो वह क्या है? हमारा 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है हमारा बैक्टीरिया। क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व क्या है हमारा? तो एक वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन हमारा, संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो बताना है किससे जाता है। तो 114 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जाइलम टिश्यू से जाता है। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है, जो कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन उत्तक जाइलम टिश्यू द्वारा ले जाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 114 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या 37 डिग्री सेल्सियस बोले, या इसको 310 केल्विन बोले, या हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट बोले। तो ये सब हो जाएगा हमारा, जो कि शरीर का तापमान होता है हमारा। क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो कि सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही पूछे, अगर सर्वग्राही पूछे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ए बी हो जाएगा। सर्वग्राही पूछे तो ए बी हो जाएगा, और सर्वदाता पूछे तो ओ हो जाएगा। क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा
आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसमें से बताना है हमारा, तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, और ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा हमारा जो हड्डियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और ओरोलॉजी के अंतर्गत हमारे पहाड़ों पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में हमारे रुधिर सीरम वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, अधिवृक्क हो जाएगा। आंसर हमारा ई हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो अधिवृक्क हो जाएगा, अधिवृक्क, जो कि मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 31 हो जाएगा, क्योंकि कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 से 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और याद रखिएगा एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 2 से 6 अस्थियां होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है। और वही अगर बच्चों में पूछा जाएगा कि बच्चों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती हैं, तो 306 होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद से हमारा जब बच्चा बढ़ता है तो वयस्क मनुष्य में 2 से 6 अस्थियां हो जाती हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है ये बताना है। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है? तो 1 से 24 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या इसमें से 2 से 6 होती हैं, जो कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती हैं, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती हैं। अक्षीय कंकाल 80 और उपांगीय कंकाल 126। टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो 200 कितने हो गए? 2 से 6 हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, इसमें से बताना है। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत कृंतक हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों में हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटीक शेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत। क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में
रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सा है? तो 126 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है हमारा एंजाइम है। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा, जो कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो हमारा विटामिन कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? बताना है दूध किसका घटिया स्रोत है। तो 129 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी में दूध जो है हमारा क्या हो जाता है? फट जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है, पूर्ण सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, इल्यूनिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इल्यूनिन? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 130 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डहेलिया की जड़ों से होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। इल्यूनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि डहेलिया की जड़ से पाया जाता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? 131 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। क्वेश्चन है, वर्तमान परिणाम के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो बताना है हमारा कि ये जो हैं, तो ये इसमें से आंसर हमारा कोई होगा ही नहीं। आंसर हमारा इसका क्या होगा? स्टार होगा, क्योंकि 2.3 अरब वर्ष पहले ये जन्म हुआ था, अरब वर्ष पहले इसको माना जाता है हमारा, तो इसलिए ये नहीं होगा आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया द्वारा। नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो बताना है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि क्रोमैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है, तो
विकास का मुख्य कारक जो है ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक जो है प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। पर्णहरित में कवक नहीं पाया जाता, क्योंकि कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। तो आंसर हमारा पर्णहरित हो जाएगा। क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो 138 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है, जो कि में रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला और ऑब्गलेंटा से प्रारंभ होकर कशेरुकु दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है, और यह भी मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, केसरुक रज्जु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या है हमारा, तो विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 139 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अनियंत्रित क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, 140 का आंसर हमारा बी एंड डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, एसिटिलीन एवं एथिलीन हो जाएगा। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली, तो एसिटिलीन का उपयोग और एथिलीन का दोनों का किया जाता है। तो फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अब जो है एसिटिलीन को बंद कर दिया गया है और एथिलीन को चालू कर दिया गया है, मतलब कि इससे हमारा पकता है फल, इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा केवल। क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बीजों से और तना कट से, दोनों से माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से और तना काट से, दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पारासरण हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है पारासरण। जैसे में पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। 143 का आंसर हो जाएगा जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि 143 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, वे श्वास नहीं ले पाती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं हम आवास कहते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास है, आवास कहलाता है। क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 145 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध से।
क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो 146 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा लोहा होती है, क्योंकि मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं 147 का आंसर हमारा ये हो जाएगा डायलिसिस हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। इसकी कमी में रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? 149 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा विषाणु। विषाणु से हमारा क्या होता है? एड्स होता है, और एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, एड्स होता है। HIV द्वारा होने जाने वाला रोग क्या है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला HIV वायरस हमारे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म कभी कोई पूछ देता है तो याद रखिएगा 150 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने 150 क्वेश्चन MCQ मेरा ये रहा, तो आज मैं इतना ही रहने देता हूं, और अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं 150 क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि इसमें 300 से एबव क्वेश्चन होंगे हमारे प्रीवियस ईयर के। तो फ्रेंड्स आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो मेरा कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।